हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की समस्त पहाड़ियों को कवर कर लिया था और रामगढ़ की पहाड़ियों को हमने कहा था कि उसको डिटेल से कवर करेंगे। तो आज हम रामगढ़ की पहाड़ियों को और उसमें आने वाली जितने भी गुफाएँ हैं, मंदिर है, उसको सबको कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, याद रखिए रामगढ़ की पहाड़ी ये है कहाँ, ये स्थित है, याद रखिएगा, ये है सरगुजा में। ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी एक्चुअल में है कहाँ, सरगुजा में। ठीक, देखिए क्या हुआ था, एक गुप्तकालीन राजा थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये रहते थे एक्चुअल में, जैसे ये वाला स्थान है छत्तीसगढ़ का, ये रहते थे यूपी वाले क्षेत्र में, उज्जैन वाले क्षेत्र में इनका शासन था। और यहाँ पर एक शासक थे जिसका नाम था वाकाटक वंश। ठीक है, जिनकी राजधानी थी क्या, नंदीवर्धन, जो कहाँ पर है लगभग अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र, वर्तमान के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कवि निकलकर कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के पास। वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के पास आते हैं। कौन? एक राजा थे और उस राजा का नाम था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इस राजा का नाम है, इस कवि का नाम है कालिदास। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुप्तकालीन एक राजा थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में कवि थे जिनका नाम क्या था, कालिदास। ये कालिदास रुद्रसेन, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के दरबार में आ रहे थे। जैसे ये दरबार में आ रहे थे, ये विश्राम करने के लिए कहाँ पर रुकते हैं, ये विश्राम करने के लिए एक पहाड़ी पर रुकते हैं और उस पहाड़ी का नाम क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी, वर्तमान में जो कहाँ पर है, सरगुजा में। कहाँ रुक रहे हैं वो? रामगढ़ की पहाड़ी में रुक रहे हैं। रामगढ़ की पहाड़ी में जैसे वो रुकते हैं, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वो पहाड़ी की और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता उनको इतनी प्रभावित करती है कि वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी स्वर्ग है, अगर कहीं भी स्वर्ग होगा तो उस स्वर्ग में जाने का रास्ता यही इसी पहाड़ी से होकर जाएगा। मान लीजिए ये पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, और उनका कहना था कि कहीं भी मान लीजिए स्वर्ग होगा तो उस स्वर्ग में जाने का रास्ता इसी पहाड़ी से होकर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस स्थान के लिए, जहाँ पर पहाड़ी है, उस स्थान के लिए संस्कृत में एक शब्द का यूज़ किया जिसका नाम था स्वर्गजा। स्वर्गजा, और इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का मार्ग या रास्ता, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, मार्ग। मतलब उनको ये पहाड़ी और उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इतनी प्रभावित की कि उन्होंने ये लाइन कहा कि अगर कहीं स्वर्ग होगा तो उन स्वर्ग जाने का रास्ता आप यहीं से होकर जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, स्वर्ग जाने का रास्ता, और इसी को संस्कृत में कहा जाता है स्वर्गजा। और यही याद रखिएगा, स्वर्गजा अपभ्रंश होते होते आज हम इसको याद रखें, स्वर्ग का हो गया है सरगुजा, इसका नाम क्या हो गया है, सरगुजा। ठीक है, तो संस्कृत में स्वर्गजा का अर्थ होता है स्वर्ग जाने का रास्ता, और इसका छत्तीसगढ़ी अपभ्रंश क्या हो गया है, सरगुजा। तो सरगुजा का नाम सरगुजा कैसे पड़ा, समझ आया? ठीक, तो इसी में, और ये तो है, इन्होंने अपनी रचना में क्या कहा था, इस वाले क्षेत्र को स्वर्गजा कहा था, इतना याद रखिए। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और इसी क्षेत्र में ही उन्होंने, इसी पहाड़ी में ही कालिदास ने अपनी एक रचना की थी। उस रचना का नाम है, कल मैं बता चुका हूँ, उसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम की क्या की थी, रचना की थी। किसने? कालिदास ने। कहाँ की थी? इसी रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी। और मेघदूतम में उन्होंने ये कहा था कि वो जिस स्थान पर मेघदूतम की रचना कर रहे हैं उस पहाड़ी का नाम है रामगिरी की पहाड़ी। समझ रहे हैं? उस मेघदूतम में उन्होंने कौन से शब्द का यूज़ किया है, रामगिरी की पहाड़ी। तो याद रखिए, हम
इस रामगिरी की पहाड़ी को वर्तमान में रामगढ़ की पहाड़ी ही मानते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने मेघदूतम में रामगढ़ शब्द के लिए किसका यूज़ किया है? रामगढ़ के लिए रामगिरी शब्द का यूज़ किया है। समझ आया? और ये तो हो गया पहला कि मेघदूतम में उन्होंने इस पहाड़ी के लिए रामगिरी शब्द का यूज़ किया है। दूसरा, याद रखिए, इसी मेघदूतम का, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, इसी मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? अगर क्वेश्चन आया तो इसी मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है कौन? छायावादी कवि, छायावादी कवि, छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे जी के द्वारा क्या किया गया है? इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया गया है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, छायावादी कवि कहलाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने क्या किया है? कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है कि कालिदास ने अपनी रचना में रामगढ़ की पहाड़ी को रामगढ़ ना कहकर कौन सी पहाड़ी कहा है? रामगिरी की पहाड़ी। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में ही कालिदास ने अपनी रचना की है मेघदूतम, और इसी मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है? छायावादी कवि, छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि मुकुटधर पांडे। ठीक, ये समझ आया? ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक, तो सरगुजा को सरगुजा क्यों कहते हैं? समझ आया? ठीक है, सरगुजा के लिए मतलब उस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द यूज़ किए हैं कालिदास जी? उस शब्द के लिए स्वर्गजा शब्द का यूज़ किए हैं संस्कृत में, जो अपभ्रंश होते होते सरगुजा हो गया है। ठीक, अब आप देखिए रामगढ़ की पहाड़ी की स्थिति, वहाँ पर कौन कौन से आपको मंदिर मिलेंगी, गुफाएं मिलेंगी। अगर आप रामगढ़ की पहाड़ी के निचले हिस्से में देखेंगे, पहाड़ी अगर आप चढ़ जाएंगे तो उसके दो मिलेंगे, एक ऊपर टॉप में, एक नीचे मिलेगा। तो रामगढ़ की पहाड़ी में अगर आप जाएंगे तो पहले याद रखिएगा कि रामगढ़ की पहाड़ी का आकार कैसा है। अगर आपसे क्वेश्चन आया तो रामगढ़ की पहाड़ी का आकार है टोपी के जैसा, ऐसे कुछ कर्व के जैसा है। ठीक है, टोपी के समान, जैसे एक टोपी ऐसे हाफ चंद्र के आकार का हाफ होता है, ऐसे वैसी ही ये रामगढ़ की पहाड़ी भी, याद रखिएगा, ये कुछ हाफ है, मतलब टोपी के आकार का है रामगढ़ की पहाड़ी भी। इस रामगढ़ की पहाड़ी के अगर आप निचले हिस्से में देखेंगे तो निचले हिस्से में आपको 4 गुफाएं मिलेंगी। पहला है हाथीपोल गुफा, दूसरा है सीता बेंगरा की गुफा, तीसरा है जोगी मारा और चौथा है लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। समझ आ रहा है? इसी रामगढ़ की पहाड़ी के निचले हिस्से में 4 गुफाएं हैं। और अगर आप इसी पहाड़ी के ऊपर में अगर आप जाएंगे सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ेंगे तो आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहला है दुर्गा गुफा और दूसरा है चंदन गुफा, याद रखिएगा। और इन्हीं गुफाओं में एक के बीच में एक और एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है राम जानकी मंदिर। ठीक, इसी मंदिर का नाम क्या है? राम जानकी मंदिर। तो राम जानकी मंदिर रामगढ़ की पहाड़ी के सबसे ऊपर में है, और ऊपर में क्या है? दुर्गा और चंदन गुफा। निचले हिस्से में हाथीपोल, सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला है हाथीपोल। पहला क्या है? हाथीपोल। हाथीपोल याद रखिए कहाँ पर है? सीता बेंगरा के ही पास है। और इसी हाथीपोल की याद रखिएगा लंबाई कितनी है? 180 फीट। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसकी लंबाई कितनी है? 180 फीट ये लंबा है, और लगभग 55 फीट कैसा है? ये चौड़ा है। ये 55 फीट कैसा है? चौड़ा है। मतलब इसकी लंबाई भी अधिक है और चौड़ाई भी अधिक है, और ये इतना चौड़ा है कि इससे एक हाथी भी इस गुफा के अंदर जा सकता है। समझ आ रहा है? पोल मतलब होगा एक प्रकार से छेद बोल सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा ये इतना चौड़ा है कि इसके अंदर से होकर हाथी भी या क्या इस गुफा के अंदर जा सकता है। इसलिए इस गुफा का नाम क्या पड़ा है? हाथीपोल। याद रखिए हाथीपोल कहाँ पर मिलेगा आपको? ये सभी के सभी सरगुजा में है। और कौन से पहाड़ी में है? याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी में है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में सबसे पहले क्या मिलेगा? हाथीपोल गुफा। क्यों हाथीपोल नाम पड़ा है? क्योंकि इससे एक हाथी भी इस गुफा के अंदर जा सकता है, इतना चौड़ा है ये। दूसरा आएंगे तो आपको मिलेगा सीता बेंगरा। ठीक है, दूसरा आपको आएंगे तो क्या मिलेगा? दूसरी गुफा है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा।
ठीक, देखिए जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो उस वनवास के दौरान, उन 14 वर्षों के दौरान राम जी छत्तीसगढ़ में भी आए थे। कल मैं आपको बताया था छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाएगा? कोरिया जिले को। स्थान आया तो याद रखिएगा कोरिया का कौन सा स्थान होगा? सीतामढ़ी हरचौं का। तो कोरिया के बाद वो कहाँ पर आए थे? सरगुजा में। ठीक, और सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में क्या किए थे? वे विश्राम किए थे, कुछ समय तक रुके थे। उसमें से एक गुफा है जिसका नाम है सीता बेंगरा की गुफा। उसमें से एक गुफा का नाम क्या है? सीता बेंगरा की गुफा। मान लीजिए होगा सीता बेंगरा की गुफा, कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक है, तो सीता बेंगरा की गुफा में याद रखिएगा 3 कमरे मिलेंगे। मान लो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसी हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर कितने कमरे थे? 3 कमरे हैं। अभी वर्तमान में सीता बेंगरा की गुफा में कितने कमरे हैं? 3। तो यहाँ पर एक कमरे में सीता मैया क्या करती थी? उनका एक निजी कमरा था। यहाँ पर क्या करती थी? सीता माँ, मान लीजिए इस वाले कमरे में सीता माँ क्या हो रही है? सीता माँ यहाँ पर थी। कहाँ? किसी एक कमरे में। तो चूंकि इस रामगढ़ की पहाड़ी के इस गुफा में कौन थी? सीता मैया थी। सीता माँ किसी कमरे में थी। तो कमरे को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी में कमरे को बेंगरा बोला जाता है। याद रखिएगा, कमरे का स्थानीय नाम या छत्तीसगढ़ी नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमरे का छत्तीसगढ़ी नाम है बेंगरा। तो सीता माँ की इस गुफा में सीता माँ का एक क्या था? एक निजी कमरा था, और इसी कमरे की वजह से इसको क्या बोला गया है? सीता बेंगरा की गुफा कहा गया है। आ रहा है समझ में? तो सीता बेंगरा की गुफा में याद रखिए एक गुफा में एक रूम किनका था? एक कमरा कितना था? सीता माँ का। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सीता बेंगरा पड़ा है। ठीक है, तो है लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार, लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार यह जो सीता बेंगरा की गुफा है, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार यह जो सीता बेंगरा की गुफा है, ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसमें क्या थी? एक नाट्यशाला थी। 2000 पूर्व क्या थी? इसमें एक नाट्यशाला थी। किसके अनुसार? याद रखिएगा, लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कवि हैं, रचनाकार हैं। इनके अनुसार छत्तीसगढ़ में 2000 वर्ष पूर्व इसमें क्या थी? एक नाट्यशाला थी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इस नाट्यशाला के बारे में कैसे पता चला? इसी नाट्यशाला में याद रखिएगा एक गुप्तकालीन अभिलेख मिलेगा। गुप्तकालीन अभिलेख या शिलालेख बोलिए आप, जिसमें शिलालेख मतलब होता है, शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लिखना। तो पत्थरों में उरेक कर कुछ लिखा गया है। तो कौन सा है ये? कौन से कालीन है बोल सकते हैं आप? गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं। और कौन सी लिपि में मिला है? याद रखिएगा, ये मिला है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में हमको पत्थरों पर एक कुछ लिखा हुआ मिला है। और इसी लिखावट से ये पता चलता है कि जो सीता बेंगरा है वो, याद रखिएगा, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है? अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? विश्व की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला या विश्व का सबसे प्राचीनतम या पुराना रंगमंच कौन सा है बोलेगा तो याद रखिएगा ये है सीता बेंगरा की गुफा। इसी सीता बेंगरा की गुफा के आसपास ही, ये इसको मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसी सीता बेंगरा गुफा में ही जब यहाँ सीता माँ निवास कर रही थी, तब यहीं पर रावण आया था। और रावण के द्वारा इसी सीता बेंगरा की गुफा के पास ही रावण ने क्या किया था? सीता माँ का यहाँ पर अपहरण किया था। और जैसे ही आप ये सीता बेंगरा की गुफा में जाएंगे, आपको यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर एक आपको मिलेगा लक्ष्मण रेखा, जो 2 पहाड़ों के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ है। पहाड़ तो खैर पूरा है, ज़मीन में कुछ दरारें पड़ी हुई है। उसी दरार को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। इसी को आप क्या बोलते हैं? लक्ष्मण रेखा। और इस चूँकि यहाँ पर लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो रावण ने सीता माँ का अपहरण कहाँ से किया है? इसी रामगढ़ की पहाड़ी के कौन से सीता बेंगरा नामक गुफा से किया है। ठीक,
और इसी पे याद रखिएगा, आपको आगे जाएंगे तो यहाँ पर राइट तरफ मान लीजिए जैसे ये वाला स्थान है लक्ष्मण रेखा, तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा 2 पद चिन्ह मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 2 पद चिन्ह मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको पद चिन्ह मिलेगा, इस प्रकार से ऐसे पद चिन्ह मिलेगा। ठीक, ये कहा जाता है कि राम जी का क्या है? पद चिन्ह है। पत्थरों में याद रखिएगा, पत्थरों में एक पैर के निशान मिलेंगे ज़मीन में, तो ये कहा जाता है कि ये जो पद चिन्ह है वो किनके हैं? राम जी के। और यहीं पर सीता माँ का क्या हुआ था? अपहरण हुआ था, क्योंकि यहीं पर आपको क्या मिला है? एक दरारें मिली है ज़मीन में, और इसी दरार को कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। ठीक, समझ आ रहा है? तो और इसी सीता बेंगरा की जो गुफा की जो लंबाई है बोल सकते हो, वो है देखिए कितनी है? 45 फीट क्या है? ये लंबा है। 45 फीट क्या है? लगभग लंबा। इसको 44 भी लिखते हैं, कई जगह 44 भी लिखा रहेगा। और ये लगभग 15 फीट क्या है? चौड़ा है। 15 फीट क्या है? ये चौड़ा है। आ रहा समझ में? तो याद रखिए यहीं पर बैठने की भी याद रखिए, ये लगभग अभी ये जब सीता माँ रह रही थी उस समय यहाँ पर नाट्यशाला नहीं थी। नाट्यशाला को 2000 साल वर्ष 2000 मतलब बोल सकते हैं कि 2000 साल पहले ही यहाँ पर नाट्यशाला बनाया गया है, रंगमंच बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब किनसे पता चलता है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने अपनी रचना में ये लिखा है कि इसी सीता बेंगरा वाली गुफा में ही आपको क्या मिलेगा? लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही नाट्यशाला, या फिर बोल सकते हो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला यहीं पर बनाया गया है। आ रहा समझ में? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा हो गया? सीता बेंगरा की गुफा। जिसने किसने कहा है? लोचन प्रसाद पांडे जी ने कहा है। ठीक है, याद रखिए ये तो हो गया। और यहीं पर आपको चबूतरा भी मिलेगा। जैसे आज जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर रंगमंच का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर बैठने के लिए स्थान होगा और इसके ऊपर में बालकनी भी होती है, ऐसी ही प्रकार का यहाँ पर क्या बनाया गया? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। कहाँ पर? सीता बेंगरा की गुफा में। ठीक है, तो ये हो गया सीता बेंगरा की गुफा। अगला आएंगे तो आपको मिलेगा जोगीमारा की गुफा। तीसरा क्या है? जोगीमारा की गुफा। ठीक, देखिए तीसरा देखते हैं। जोगीमारा की गुफा। ठीक है, याद रखिए ये गुफा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में एक गुफा है। उस गुफा का नाम है अजंता गुफा। ठीक है, क्या गुफा है? उसका नाम क्या है? अजंता गुफा। तो इसी अजंता गुफा के समकालीन ही यहाँ पर एक अन्य गुफा है बनाई गई। याद रखिएगा, मतलब जिस समय अजंता गुफा बन रही थी उसी समय ही जोगीमारा गुफा भी बनाया गया। इसीलिए जोगीमारा गुफा को छत्तीसगढ़ का अजंता भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का अजंता गुफा भी कहा जाता है। किसे? जोगीमारा गुफा को छत्तीसगढ़ का अजंता गुफा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर आपको मिलेगा, याद रखिएगा, इसी जोगीमारा गुफा में ही विश्व का सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र मिलेगा। भित्ति चित्र मतलब यहीं पर क्या मिलेगा? विश्व का सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे या भित्ति चित्र कहाँ से मिलेंगे? इसी जोगीमारा वाली गुफा से ही आपको मिलेगा। ठीक है, भित्ति चित्र का मतलब होता है कि सर्वप्रथम लेख पत्थरों पर उरेक कर सर्वप्रथम कहाँ पर कोई चित्र बनाया गया है पत्थरों में, तो उसी को कहा जाता है भित्ति चित्र। तो सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया है? विश्व में अगर बात किया जाए तो जोगीमारा की गुफा में ही बनाया गया है। ठीक है, याद रखिए विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है वो है सीता बेंगरा की गुफा। विश्व का सबसे अगर बोल दिया जाए प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ है तो वो है, याद रखिएगा, जोगीमारा की गुफा। और इसी जोगीमारा की गुफा में याद रखिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो 3 यहाँ पे इतिहासकार आपको मिलेंगे जो जोगीमारा की गुफा के लिए अलग अलग बात कहते हैं। पहला है, याद रखिए, पहला में आपको मिलेगा असित कुमार व क्षेमेंद्र गुप्त। याद रखिएगा हेमेंद्र गुप्त नहीं है, क्षेमेंद्र गुप्त है। पहला कौन सा है? असित कुमार जी और क्षेमेंद्र गुप्त जी। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा है राय कृष्ण दास। दूसरा क्या है? याद रखिए, राम नहीं है, ये राय है। पहला कौन है? असित कुमार व क्षेमेंद्र गुप्त। दूसरा है राय कृष्ण दास और तीसरा है
डॉक्टर ब्लॉक। डॉक्टर ब्लॉक। तो 3 अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग इसके बारे में कहा है, याद रखें। तो असित कुमार व क्षेमेंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि यह गुफा वरुण देव की इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर वरुण देव का क्या था, यहाँ पर प्राचीनतम मंदिर था। प्राचीनतम मंदिर था कहाँ पर, इसी जोगीमारा की गुफा में। और सबसे ज़्यादा साक्ष्य, सबसे ज़्यादा प्रमाणित किसको कहा गया है, असित कुमार व क्षेमेंद्र गुप्त के जो इतिहासकार है, इनके द्वारा जो भी बताया गया है उनको ही क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है। तो क्वेश्चन आया कि वरुण देव का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखेगा जोगीमारा की गुफा में है। और राय कृष्ण दास ने इस जोगीमारा की गुफा को, याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित बताया है। जैन धर्म से संबंधित बताया है। किसे, इसी जोगीमारा को गुफा को किसने, राय कृष्ण दास ने। और याद रखिएगा डॉक्टर ब्लॉक ने इसे ग्रीक कला से संबंधित बताया है। ग्रीक कला से संबंधित बताया है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो असित कुमार व क्षेमेंद्र गुप्त, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इसको क्या कहा है, वरुण देव यहाँ पर क्या करते थे, पहले यहाँ पर वरुण देव का मंदिर था। वह राय कृष्ण दास ने इसे क्या कहा, याद रखिएगा, यहाँ भी ये जैन धर्म से संबंधित है। और डॉक्टर ब्लॉक ने इसको क्या कहा है, ये ग्रीक कला से क्या है, संबंधित है। तो ये 3 अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग यहाँ पर मत है। आपको याद रखिएगा ये किस प्रकार से है, अगर आपका देखा जाए तो याद रखिए ये है सबसे ज़्यादा प्रमाणित किया गया है असित कुमार, याद रखिए, व क्षेमेंद्र गुप्त के जो भी अभिलेख हैं उसको क्या किया, जो भी प्रकाशित किया गया था उनको क्या किया, सबसे ज़्यादा माना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहीं पर याद रखिएगा एक आपको ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं। मौर्यकालीन क्या है, गुफा है, कौन, जोगीमारा। और इसी गुफा में ही आपको ब्राह्मी लिपि पर ठीक है, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ मिलेगा, सूतनुका। एक याद रखिए देवदासी थी, एक महिला, एक क्या थी, नृत्य करने वाली, सूतनुका व देवदत्त। सूतनुका व देवदत्त के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। कहाँ पर, इसी गुफा के अंदर में दीवारों में कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में सूतनुका और देवदत्त के प्रेम प्रसंग का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और ये कहा गया है कि ये जो दोनों हैं इनके प्रेम प्रसंग का जो भी वर्णन किया गया है, तो ये प्रेम प्रसंग का जो वर्णन किया गया, इनके ऐसे लिख लीजिए, प्रेम का वर्णन जो है ये किसको समर्पित है, तो यही कहा जाता है कि वरुण देव को क्या है, समर्पित है। क्योंकि यहाँ पर वरुण देव का मंदिर था, इसलिए जो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर वरुण देव का मंदिर था इसलिए यह कहा जाता है कि वरुण देव को समर्पित है। कौन सा, सूतनुका और देवदत्त का प्रेम प्रसंग का वर्णन किसको समर्पित है, वरुण देव को समर्पित है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा, जोगीमारा गुफा। और इसी जोगीमारा गुफा की देख लीजिएगा, लंबाई कितनी है, 15 फीट, और चौड़ाई कितनी है, 12 फीट। आ रहा है समझ में। तो आपको लक्ष्मण रेखा कहाँ मिलेगा, लक्ष्मण रेखा मिलेगा आपको सीता बेंगरा वाले स्थान पे, और वहीं पर राम जी के पदचिन्ह हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहीं से ही रावण ने सीता माँ का क्या किया था, अपहरण किया था। ठीक है, तो सीता बेंगरा समझ आए, नाम क्यों पड़ा है, बेंगरा का अर्थ होता है, याद रखिए, बेंगरा का अर्थ होता है कमरा, और कमरे को स्थानीय भाषा में बेंगरा कहा जाता है। ठीक, तो जोगीमारा का नाम फिर जोगीमारा क्यों पड़ा, जोगी का अर्थ होता है, याद रखिएगा, जोगी, क्योंकि उस समय राम जी एक जोगी, एक साधु के वेश में थे। साधु मतलब एक धोती सामान्यतः वह धोती पहनते थे, तो एक जोगी उसी को बोलते हैं। तो जोगी के वेश में थे, अब बोल सकते हैं, इसीलिए उस गुफा का नाम क्या पड़ा है, जोगीमारा की गुफा पड़ा है। ठीक है, जोगी के वस्त्र, जोगी जैसे ही वस्त्र धारण किए थे, इसलिए उस गुफा का नाम क्या पड़ा है, जोगीमारा गुफा। ठीक, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा वहाँ पर मिलेगा लक्ष्मण बेंगरा गुफा। लक्ष्मण बेंगरा गुफा में कुछ ज़्यादातर खास है नहीं, याद रखिए, ये
चूँकि वनवास के दौरान राम लक्ष्मण और सीता तीनों आए थे, तो एक के नाम पे आपका पड़ा है सीता बेंगरा और दूसरे जी राम जी के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा, जोगी मारा, क्योंकि राम जी उस समय जोगी के वेश में थे। और लक्ष्मण जी के नाम पर क्या पड़ा है, लक्ष्मण बेंगरा, चूँकि इस गुफा में लक्ष्मण जी रुका करते थे, लक्ष्मण जी का निवास था और इसमें भी एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे का भी नाम क्या है, इस कमरे को क्या बोलते हैं, बेंगरा। और इस कमरे में या इस बेंगरा में कौन रुकते थे, लक्ष्मण जी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लक्ष्मण बेंगरा इसका नाम पड़ा है इस गुफा का। ठीक है, ये थे छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में नीचे में स्थित जितने भी गुफाएं हैं वो। अगर आप ऊपर आएंगे तो केवल सुन लीजिए, आपको सबसे पहले मिलेगा चंदन गुफा। चंदन गुफा का नाम चंदन गुफा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर गुफा के अंदर चंदन पाए जाते हैं और जैसे आप अंदर जाएंगे चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आती है और उस चंदन को तोड़ने का अधिकार केवल और केवल, या चंदन को लाने का अधिकार केवल और केवल वहाँ के पुजारी को है। क्योंकि वहाँ पर चंदन जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं और वहाँ उस गुफा में चंदन की खुशबू आती है, इसलिए इस गुफा का नाम क्या पड़ा है, चंदन गुफा। ठीक है, अगला देखते हैं दुर्गा गुफा। दुर्गा गुफा में याद रखिएगा दुर्गा मंदिर है। ठीक, दुर्गा गुफा के अंदर ही आपको दुर्गा मंदिर मिलेगा, इसलिए दुर्गा मंदिर के नाम पर इस गुफा का नाम क्या पड़ा है, दुर्गा गुफा पड़ा है। अगला देखते हैं राम जानकी मंदिर। ठीक है, अगला है राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर याद रखिए कि आप अगर रामगढ़ की पहाड़ी के सबसे ऊपर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये समझ लीजिए ये क्या है, राम जानकी मंदिर। तो राम जानकी मंदिर में अंदर में किन की मूर्ति है, तो राम सीता। ठीक है, राम सीता। यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, इनके बाजू में यहाँ पर मिलेगा हनुमान जी की है और उनके बाजू में यहाँ पर मिलेगा ये वाला मान लीजिए हनुमान है। ठीक, ये वाला है राम जी का और ये है सीता मैया का। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर है कृष्ण जी की मूर्ति है और यहाँ इस तरफ लेफ्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कृष्ण राम और हनुमान, राम सीता हनुमान कृष्ण और विष्णु जी के यहाँ पर क्या मिलेंगी, मूर्तियाँ मिलेंगी। और यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र माह को याद रखिए गया, यहाँ पर रामनवमी के दौरान यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगेगा। और इसी रामनवमी के दौरान क्यों आते हैं लोग यहाँ पर, इसी राम जानकी मंदिर में इन्हीं सभी भगवान के दर्शन करने ही रामनवमी के समय लोग कहाँ पर आते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी के राम जानकी मंदिर में आते हैं। आ रहा समझ में? तो ये था कुछ, याद रखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चूँकि ये याद रखिए, इसमें याद रखना हाथीपोल गुफा में ही, एक चीज़ और याद रख लीजिए, हाथीपोल गुफा में ही आपको यहाँ पर एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहाड़ों से पानी रिसता है और रिसने की वजह से यहाँ पर एक कुंड बन गया है और यही हाथीपोल नामक गुफा में ही कुंड बना है। और ऐसा कहा जाता है कि सीता बेंगरा यहीं पर रुकती थी, सीता माँ, तो इसी के बाजू में ही हाथीपोल है। तो सीता माँ इसी हाथीपोल के अंदर जो कुंड बना है वहीं पर नहाने आती थी, इसीलिए स्नान करने आती थी, इसीलिए उस कुंड का नाम क्या पड़ गया है, याद रखिएगा, सीता कुंड। तो क्वेश्चन आया कि सीता कुंड कहाँ स्थित है, तो सीता कुंड याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी में है और कौन सी गुफा में है, तो हाथीपोल गुफा में है। ये थे आपके जितने भी आपको जो थोड़े मोड़े बताना था वो याद रखे। सरगुजा का नाम सरगुजा कैसे पड़ा ये भी याद रखना है आपको। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी याद रखे, कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी की पहाड़ी कहा है और इन्होंने अपनी ही रचना मेघदूतम में, याद रखिए, मेघदूतम की रचना की है यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी में ही मेघदूतम की रचना की है। और इसी में ही उन्होंने यह बताया है कि जैसे ही वो छत्तीसगढ़ आए, रामगढ़ की पहाड़ी में रुके, उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ये कहा कि अगर कहीं भी स्वर्ग जाने का रास्ता है तो यहीं से होकर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के लिए स्वर्गजा शब्द का यूज़ किया। और स्वर्गजा ये एक संस्कृत शब्द था, बाद में अपभ्रंश होते होते ये क्या बन गया, सरगुजा बन गया। ठीक है, समझ आया। और सभी गुफा ये इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है ये भी बता दिया। तो ये थी रामगढ़ की पहाड़ी से संबंधित कुछ जानकारी। याद रखिए रामगढ़ की पहाड़ी का आकार कैसा होगा,
टोपी के आकार का होगा, इतना याद रखें। इसके आसपास और कई सारे क्षेत्र मिलेंगे आपको, जैसे कैलाश गुफा मिलेगा, महेशपुर नामक क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, जो एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। सरगुजा का यहीं पे राइट में जाएंगे तो मैनपाट वाला क्षेत्र मिलेगा। लेकिन ये सभी चीज़ों को हम पर्यटन स्थल में कवर करेंगे, ठीक। अभी हम पहाड़ी वाले क्षेत्र को कल कंप्लीट किए हैं, इसलिए रामगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र बाकी था, इसको कवर करना। अगली क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी गुफाएं हैं, समस्त गुफाएं जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी गुफाओं को हम कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।